अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। हमारे नावल का नाम है असीरे मौसमे हिजरा और राइटर हैं ज़ुबारिया साहिर। किस्त नंबर 3। क्या मुसीबत है, बाज नहीं आ सकती, ये हुई ना बात। हाँ तो नामुकम्मल तारुफ की तरफ आते हैं। ओहो, किचन में उठा पटक हो रही है, ये प्लेट टूटने की आवाज़ है। घबराइए मत, हमारे घर की इन खातून की किचन में मौजूदगी का सबूत ही यही है। जी हाँ, आप ठीक समझी, ये हैं जाहिदा चची, हमारे ख़ानदान के इकलौते डॉक्टर जनाब फवाद हुसैन की वालदा माजिदा। ख़ानदान भर में नीम हकीम के नाम से मशहूर हैं। किसी को कोई बीमारी हो, इसे ऐसे देसी नुस्खे जात से बहरामंद करती हैं कि मरीज़ की ज़िंदगी महज एक मौजज़ा ही रह जाती है। अभी तक फैमिली के अफराद ठीक ठाक हैं क्योंकि इनके बताए हुए नुस्खा जात पर अमल नहीं करते। पूरा ख़ानदान हैरान है कि जाहिदा चची के यहाँ इतने ज़हीन व कतीन बेटे ने जन्म कैसे ले लिया। गालिबन वो इनकी कुर्बत व मोहब्बत से ज़्यादा फैज़याब नहीं हो पाए होंगे। अनिका की बात सुनकर आर्यान के जहन के पर्दे पर एक हैवला सा सरसराया और फिर अक्स बनकर आंख की पुतली पर सिमट आया। इन 3 दिनों में इसने महज 2 बार डॉक्टर फवाद को देखा था। उन्होंने सरसरी सा इसका हाल हवाल पूछा था और बस यूं जैसे वो इसे यहाँ लाकर भूल गए हों, या शायद वो कोई बेजान बेवक्त सी चीज़ थी जिसका ख्याल उन्हें फिर दोबारा आया ही नहीं। फेजी चच्ची, ना हम किसी के, ना हमारा कोई मुकम्मल तफसीर में है, ना किसी के मामलात में टांग अड़ाती हैं, ना अपने मामलों में दखल अंदाजी पसंद करती हैं। उन्हें सिर्फ अपने मियाँ और अपने बच्चों की हमा वक्त परवाह रहती है, लिहाजा ये सारा दिन ही आपको किसी न किसी काम में जची हुई नज़र आएंगी। अजहर चचा उन्हें कुल्हों का बेल कहते हैं और गालिबन गलत भी नहीं कहते। अनिका ने फरबासी फेजी चची को हदफ बनाया। रूबिया और अनिका मुस्कुराकर इसकी तरफ देख रही थी। निकी, कितना बोलती हो तुम, थकती नहीं? रूबिया ने कहा। अरे दुनिया में आज़ादी राय का हक हर एक के पास है। मामा और तुम दोनों ही मुझे बोलने नहीं देती। आर्यान, आप भी कोई गैर तो नहीं? कम से कम इनके सामने बोलने से तो मत रोको। मैं ये तो नहीं कह रही कि आर्यान कोई गैर है। चलो ठीक है, बच्चों का तारुफ फिर किसी दिन पर उठा रखेंगे। फैमिली की सबसे हर दिल अजीज शख्सियत का तारुफ तो होना चाहिए ना। अनिका की आंखों में शरारत आमेज मुस्कुराहट ने करवट ली। कौन? रूबिया ने पूछा। मेरी तुम्हारी खानदान भर की आइडियल हदीका चची। क्या रूबिया, तू जैसे मारे सदमे के बेहोश होने को थी। आइडियल हदीका चची? हाँ भाई, इसमें गलत क्या है? आइडियल बहू की तमाम तर खूबियाँ इनमें बदर्जा अतुम मौजूद है। आर्यान, आप भी रवायात का हसीन तरीन नमूना है हमारी ये वाली चची। आइडियल बीवी, आइडियल बहू, आइडियल चची और आइडियल भाभी। आर्यान ने बगौर इसकी तरफ देखा। अनिका के लहजे में इसे तंज का शाइबा सा हुआ। 30 साल से जुड़ा हुआ खानदान महज इनकी तनहा जद्दोजहद से बिखर गया। आए रोज़ घर में होने वाले झगड़ों में बड़ी जान फिशानी से काम लेती हैं। अक्सर घरेलू नोक झोंक इन्हीं की तगवा दो की मरहूने मिन्नत है। बड़ी अम्मा का गुरूर, चचा चाचियों का मोहब्बत भरा साथ और एहसास का रिश्ता इन्होंने बड़ी अर्क रेजी से और जान लड़ाकर तोड़ा। क्या एक खानदान में आपको ये सब खूबियाँ मिल सकती हैं? निकी, बस करो, चाची ने सुन लिया तो फसाद खड़ा कर देंगी। रूबिया ने लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ देखा जहां अभी तक तमाम खवातीन बैठी हुई थी। आर्यान ने सब की तरफ देखा, जाने क्या बात थी। बड़ी अम्मा की तरफ इसका दिल खिंचा चला जाता था। इसकी ख्वाहिश होती थी कि वो बड़ी अम्मा के पास बैठकर इनसे बातें करे, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाती थी कि जाने वो क्या महसूस करें। इसकी पुरसोच निगाहें बड़ी अम्मा पर जमी हुई थी और जहन जाने किन भूल भुलैयों में डूब कर उभरा था। शायद अनिका ने मौजू बदल दिया था। माहौल अब भी खुशगवार था। सबके चेहरों पर अब भी वैसी ही मुस्कुराहटें बाहर दिखा रही थी, लेकिन आर्यान इस माहौल से एकदम कट गई थी। यूं ही जैसे भरी बहार में जब हर तरफ फूल ही फूल खिले हों, कोई नोखेज कली अचानक शाख से टूटकर नीचे आ गिरे। सफ़ेद बुराक यूनिफॉर्म में लंबे स्याह बालों की चोटी
گوندے سادہ سے چہرے کے ساتھ اس وقت وہ ابا میاں کی عدالت میں کھڑی تھی۔ مسرت جہاں، آج سے آپ کا کالج آنا جانا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ہم نے شاکر حسین کے ذمہ لگا دی ہے۔ یہ بتانے کی ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ اسکول اور کالج میں انسان پڑھائی کے اصول کے لیے جاتا ہے، اس لیے دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شبیر حسین عمیق نگاہوں سے مسرت جہاں کے چہرے کی جانچ کر رہے تھے۔ شاید وہ نظروں ہی نظروں میں ان کے اعتماد کو ٹٹول رہے تھے کہ کیا ان کے گھر کی یہ حوادث زنانہ سے انجان کلی اتنی مضبوط ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکل سکے۔ اجلے کپڑوں کو پہننا مشکل نہیں ہوا کرتا بیٹا رانی، ان کے اجلے پن کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ گھر سے باہر ضرور جا رہی ہیں، لیکن ہر دم اس گھر کی روایات کو آپ اپنے ساتھ رکھیے گا۔ ہم مزید کچھ نہیں کہیں گے، تھوڑے ہی کو بہت جانیے۔ ابا میاں نے بات ختم کر کے چائے کی پیالی ہاتھ میں تھام لی۔ ہاں اماں بی نے ان کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ تھمایا اور دونوں کو اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ باہر آتے ہی فضا میں یوں گہرا سانس لیا جیسے بڑی دیر سے سانس روکے کھڑی ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے یونیفارم اوڑھنے والا میرون دوپٹہ طے کر کے فائل میں رکھا اور برقع جسے وہ خیمہ کہا کرتی تھیں اوڑھ کر باہر نکل آئیں۔ شاکر حسین اپنی بائک چمکانے میں مصروف تھا۔ آ گئی چڑیل، تم بھی میری آزادی سلپ کرنے کی کوشش میں لگی رہا کرو۔ آؤ بیٹھو۔ مسرت جہاں کو اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئیں کہ اگر کچھ کہہ دیتی تو شاکر حسین نے یہیں سب کچھ بھول بھال جھگڑا شروع کر دینا تھا اور ابا میاں کی عدالت کی وجہ سے پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ سو چاروں ناچار خلاف عادت خاموشی سے بائک پر بیٹھ گئیں۔ شاکر حسین بائک سٹارٹ کر کے گھر سے باہر لے آیا۔ مسرت جہاں پہلے بھی اسکول جاتی رہی تھی لیکن آج جانے کیا بات تھی، سیاہ نقاب کے پیچھے سے بھی انہیں دنیا نکھری نکھری اجلی اجلی نئی نئی سی لگ رہی تھی، یوں جیسے کائنات ساری کی ساری بدل کر ان کے سامنے آ گئی ہو۔ انہوں نے نئی کتابوں سے بھرا بیگ یوں دبوچ کر سینے سے لگا رکھا تھا جیسے اس میں فاہمت عقلیت کی دولت سنبھال رکھی ہو جس کے کھو جانے کا خدشہ لاحق ہو۔ ان کی آنکھوں کے آگے خوابوں کی سنہری چادر تنی ہوئی تھی، جانے ذہن کن سوچوں میں گلتا و پیچا تھا کہ کالج پہنچنے کی انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ ہائے اب اترنا بھی ہے یا چھٹی تک یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ شاکر حسین کی آواز انہیں حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ منزل آ چکی تھی یا شاید وہ راستہ تھا جو انہیں ان کی من پسند منزل پر لے جا سکتا تھا۔ وہ بائک سے اتر آئیں۔ 1 بجے آ جاؤں گا لینے، اس درخت کے نیچے میرا انتظار کرنا، سمجھی؟ گیٹ کے بائیں طرف لگے بڑے سے پیپل کے درخت کی طرف اشارہ کر کے انہیں سمجھانے کے بعد شاکر حسین نے بائک کو گھوڑے کی طرح ایڑی لگائی اور پلک جھپکے میں یہ جا وہ جا۔ مسرت جہاں تو جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئیں۔ کالج کی لڑکیاں ابھی آ رہی تھیں، وہ بھی ان میں شامل ہو کر کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہو گئیں۔ کہاں گورنمنٹ کا ایک سادہ سا مختصر سی عمارت پر مشتمل سیکنڈری اسکول اور کہاں پوسٹ گریجویٹ کالج۔ جس بات نے مسرت جہاں کو پریشان کیا وہ یہ تھی کہ یہ کالج میں کو ایجوکیشن سسٹم تھا۔ جگہ جگہ لڑکے لڑکیاں ٹولے بنائے کھڑے اور بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پریشان سی ویٹرز لابی میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ غالباً اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں عدم معلومات نے انہیں کچھ حواس باختہ کر دیا تھا۔ بامشکل برقع اتار کر طے کر کے انہوں نے بڑا سا میرون دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ عجیب گاؤدی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بیچاری مسرت جہاں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں کی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ بھاری مردانہ آواز مسرت کو کچھ پریشان کر گئی۔ انہوں نے بکھلا کر اپنے سامنے موجود شخصیت کو دیکھا، مہذب لب و لہجہ اور سلجھی ہوئی شخصیت۔ مسرت جہاں کے بکھلانے پر وہ بھی قدرے پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگا۔ غالباً اپنی بات کا یہ رد عمل اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ کس طرف ہے؟ وہ کچھ ہکلا کر اپنا مدعا بیان کر گئی۔ کسی نہ کسی سے تو پوچھنا ہی تھا۔ اب اس نے اپنی خدمات پیش کی تھی تو انہوں نے بھی جھٹ سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ آہستہ روی سے ان کے آگے آگے چل پڑا۔ مسرت جہاں کی مثال ایسے اندھے کی طرح تھی جسے
बिल्कुल अनजान जगह पर लाकर तन्हा छोड़ दिया जाए और इसे कुछ समझाई ना दे रहा हो कि इसे क्या करना चाहिए, वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। आप गालिबन न्यू एडमिशन है, वो जैसे पूछ रहा था। जी हाँ, मुसर्रत जहाँ के हलक से मरी मरी सी आवाज़ बरामद हुई। उन्हें तो अपना पहला दिन ही बहुत घुटन लग रहा था, और अभी तो कई साल पड़े थे। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। फरजाद अली नाम है मेरा। वो इसी तरह इनके आगे आगे चलते हुए अपना तारुफ बयान कर रहा था। मुसर्रत जहाँ ने कोई जवाब ना दिया। उन्हें इस बात से भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि ये कौन है, क्या करता है। अलबत्ता इस मेहरबानी पर वो इसकी शुक्रगुजार थी कि इसकी वजह से वो भटकने से बच गई थी। लीजिए मिस, आपका डिपार्टमेंट आ गया। वो जैसे किसी बहुत बड़ी फतह या कामयाबी का ऐलान कर रहा था। मुसर्रत जहाँ ने चेहरे पर इत्मीनान और सुकून का रंग फैल गया। शायद उन्हें खदशा था कि वो कहीं इनकी गलत रहनुमाई ना कर रहा हो, लेकिन वो इनके इरादे के बरखिलाफ काफ़ी अच्छा शख्स साबित हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजिल पर पहुंचते ही इनके हवास और एतमाद बहाल हो गए। इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं, वो जाने लगा। पर जाते जाते जाने क्या याद आया कि पलटकर इनकी तरफ देखा और वो जो आगे बढ़ने लगी थी इसे रोककर अपनी जानिब देखता पाकर रुक गई। मैंने ये कहना है कि आपके डिपार्टमेंट के साथ ही मेरा डिपार्टमेंट है। किसी भी परेशानी में आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकती हैं। वो ये कहकर रुका नहीं, आगे बढ़ गया। मुसर्रत जहाँ भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। बाकी का दिन काफ़ी सुकून से गुजरा। 3-4 पीरियड्स लगे थे, बाकी दिन फ्री गुजर गया। मुसर्रत जहाँ के लिए ये दुनिया अनोखी सी थी, रंगीन और शायद किसी हद तक पुरस्कार भी। वो अपनी फितरती सादगी और मासूमियत के बायस किसी से ज़्यादा घुली मिली तो नहीं थी, लेकिन उन्हें यह माहौल कुछ अजीब सा ज़रूर महसूस हुआ था कि कहाँ इनका घराना पर्दा पोश खवातीन जो बाजार जाने को भी गुनाह तसव्वुर करती थी, और कहाँ ये फैशन ज़दा मगरबियत की दलदल लड़कियां जो लड़कों जैसे ड्रेसेस ज़ेब तन किए बालों को आज़ादी के नाम पर कटवाकर अजीब गरीब नित नए बनाए हुए थे। आज़ादियाँ लड़कों से मेल जोल और दोस्तियाँ गांठ कर रखी थी। शायद इसीलिए अब्बा मियाँ मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो तो मर्द हैं, बाहर की दुनिया से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। शायद उन्हें ये खदशा हो कि मैं इन लड़कियों जैसी हो जाऊंगी। अपनी इस सोच पर वो खुद ही हंस पड़ी। अब ऐसी भी क्या गई गुजरी नहीं हूँ कि मैं जो यूं ऊट पटांग हरकतें करने लगूं। अम्मा मियाँ का खदशा बेबुनियाद था, मैं ये ज़रूर साबित कर दूंगी। उन्होंने गोया दिल में मसीम इरादा कर लिया था। कॉलेज ऑफ हो चुका था। उन्हें दरख्त के नीचे खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शाकिर हुसैन का कहीं कोई पता नहीं था। फरजाद बाइक पर सवार इनके पास रुककर उन्हें ऑफर देने के बाद जा चुका था। कॉलेज भी तकरीबन खाली हो चुका था। पहला ही दिन और ऐसी अजीब व गरीब सिचुएशन का सामना उन्हें शाकिर हुसैन पर गुस्सा आने लगा था। आ जाए एक दफ़ा, मैं किसी तरह घर पहुंच जाऊं, फिर देखना अम्मा 20 से 10 जूते ना पड़वाए तो। सड़क तकरीबन सुनसान हो चुकी थी और अब मारे खौफ के इनकी जान आधी हो रही थी, और इससे पहले कि वो बेहोश होकर ज़मीन बोस होती सामने से आते शाकिर हुसैन को देखकर इनकी जान में जान आ गई। शाकिर हुसैन ने इनके बिल्कुल पास सामने बाइक रोकी। आइए, फौत तो नहीं हुई? डर के मारे उन्हें खामोश खड़े देखकर शाकिर हुसैन इनका कंधा हिलाकर बोला। जवाब में उन्होंने डुबडुबाई नज़रों से इसकी तरफ देखा। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। सॉरी बहना, वक्त का सही पता नहीं था। मैं तो देखो ठीक 1 बजे पहुंच आया हूँ। अब मुझे क्या पता कि कॉलेज 12:30 बजे ऑफ हो जाएगा। अगर कॉलेज जल्दी ऑफ हो जाया करे तो विजिटर लॉबी में मेरा इंतज़ार किया करना, यहाँ नहीं। उन्हें भला फुसलाकर बाइक पर बिठाकर शाकिर हुसैन घर ले आया, लेकिन इनका मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुँह सर लपेट कर पड़ गई। अम्मा बी के बुलाने पर दिन का खाना भी नहीं खाया। नासाजी तबीयत का बहाना किए पड़ी रही। शायद उन्हें इस बात का गुस्सा था कि पहला ही दिन गुजरा था कॉलेज और परेशानियों में घिरी रही थी। ना जाने मुस्तकबिल में क्या होना था। शाम को सोकर उठने पर अलबत्ता तबीयत बहाल हो गई थी। नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर सहन में आ गई, जहाँ घर की खवातीन बैठी बातों में मसरूफ़ थी।
موضوع گفتگو زاہدہ بھابھی تھی جو چند روز سے اپنے میکے میں مقیم تھی۔ بابر بھائی جتنے تحمل اور بردبار تھے وہ زاہدہ بھابھی اس قدر تیز مزاج تھی۔ اماں بھی اور ابا میاں کے ساتھ تو انہوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، نہ ہی گھر کے دیگر افراد کو ان سے کوئی شکایت تھی۔ لے دے کے بچے تھے بابر بھائی تو ان کے پاس شکوے شکایات کے دفتر کھلے تھے۔ جانے کیا بات تھی، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ پاتے تھے۔ زاہدہ بھابھی بھی چھوٹی سی بات پر بھڑک اٹھتی تھیں۔ جھگڑا ہمیشہ ان کی وجہ سے طویل پکڑتا تھا، پھر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد بیچ بچاؤ کرا دیتا تھا، لیکن اس بار شاید معاملہ کچھ سنگین نوعیت کا تھا جو وہ فؤاد اور مہوش کو بھی اپنے ہمراہ لے گئی تھی، اور بابر بھائی میں اس بار کچھ زیادہ ہی خاموشی اور بے پرواہ سے بنے پھر رہے تھے۔ اماں بھی مسرت جہاں صحن میں آ کر اماں بھی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زاہدہ بھابھی کہاں ہیں؟ کیا پھر روٹھ کر گئی ہوئی ہیں؟ ارے بیٹا جانتی تو ہو مزاج کی تیز ہے، دل کی بری نہیں ہے، پر یہ بات بابر کو کون سمجھائے، روٹھ کر میکے جا بیٹھی ہے۔ لاکھ کہا بیٹا جا کر لے آؤ، اسی مان میں گئی ہوگی کہ میاں منا کر واپس لے آئے گا، مگر یہ بھی رٹ لگائے بیٹھا ہے کہ جیسے گئی ہے اسی طرح واپس آ جائے، میں لینے نہیں جاؤں گا، اور میرا فادی کے بغیر دل نہیں لگ رہا ہے۔ اماں بھی افسردہ سی تھیں تو اماں بھی آپ خود جا کر لے آئیں۔ ہاں شاید اب مجھے ہی جانا پڑے گا، پتہ نہیں زاہدہ میرے ساتھ آتی بھی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور وہاں سے خالی ہاتھ بھیج دی جاؤں، یہ بے عزتی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ ارے نہیں اماں بھی، زاہدہ کم سے کم آپ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گی، مجھے یقین ہے۔ شینا بھابھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر یہیں آ بیٹھی تھی۔ ان کی بات سن کر اماں بھی نے سوچنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ مسرت جہاں جو شاکر حسین کی شکایت کرنے آئی تھی گھریلو پریشانی میں بھول بھال گئی۔ ویسے بھابھی فیضی آپ نے دیکھی ہے وہ لڑکی جو 2-3 دن سے یہاں آئی ہوئی ہے، یا شاید لائی گئی ہے؟ حدیقہ کا انداز تمسخرانہ سا تھا۔ فیضی چچی اظہر چچا کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ ارے حدیقہ ہمیں کیا کوئی کچھ کرتا پھرے، ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر بڑی اماں نے اسے قبول کر لیا۔ بھابھی شینا الگ اس کی طرفدار ہیں، بھابھی مقصوم کی بھی ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، پھر دیکھنے میں وہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی لگتی ہے، سلجھی ہوئی باوقار سی۔ فیضی چچی نے گویا بات ختم کرنی چاہی۔ ارے کیوں کوئی کچھ کرتا پھرے، بھرے پورے گھر میں ایسے غلط اقدامات کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے نکل سکتا ہے؟ گھر میں بچیاں بھی ہیں، کل کو ان کے ذہنوں پر بھی اس کا کیا اثر پڑے گا؟ لگتا ہے اس گھر کے مکینوں کے لیے پہلا جھٹکا ناکافی تھا، ماضی میں پیش آنے والے سہانیے سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا ان لوگوں نے؟ حدیقہ کی زبان زہر اگل رہی تھی، ان کی کچن کے دروازے کی جانب پشت تھی، سو وہ جان نہ سکیں کہ ان کی باتیں سن کر اندر آتی اماں بی کا چہرہ کیسے دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے واپس پلٹی، دیوار کا سہارا لیا۔ حوادث زمانہ نے ان کے وجود کو ریت کی دیوار سے بھی زیادہ کمزور کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی، ان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ الہی عمر کی نقدی ختم ہونے میں کیوں نہیں آتی؟ شبیر حسین آپ مجھ سے زیادہ ٹھیک تھے، پرہیزگار متقی تھے، سو اوپر والے نے ذلت کی زندگی سے عزت کی موت دینی بہتر جانی۔ سانس حلق میں نیزے کی انی کی طرح چبھی ہے، زخم زخم وجود لیے کب تک جیوں گی میں؟ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ کیا ایسا اسم عظیم تھا جو انہیں اس اذیت سے نجات دلا دیتا؟ ماضی کے دھندلے لکے ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر کانچ کے باریک ذروں کی مانند چبھ رہے تھے۔ اکھڑی اکھڑی سانسیں لینی وہ اپنے بستر پر نیم جان سی ڈھیر ہو گئیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسافر خارزار راستوں پر آبلا پا چلتا ہوا اذیت کے بحر و پیکرہ عبور کر کے جب منزل پر پہنچے تو اسے پتہ چلے کہ اس کی تو ساری مسافت رائگاں گئی، یہ منزل اس کے لیے نہیں تھی۔ اماں بی کی حالت بھی اس وقت ایسے ہی لٹے ہوئے مسافر جیسی تھی، اپنے لخت لخت دل کو سنبھالتے، زبان پر خاموشی کا قفل لگائے، آنکھیں بند کیے وہ ماضی کی راکھ تخلیل کے ہاتھوں سے ٹٹولنے لگیں۔ یقیناً کوئی چنگاری تھی جس کی حدت وہ اپنی سوچوں میں محسوس کرتی تھی۔
मूसलाधार बारिश हो रही थी। सूरज की नारंगी शुआओं पर बादल अपने वजूद की स्याही तारी किए जैसे अपनी फतह का जश्न मना रहे थे। फूल पूरे पौधे निखरे गए थे। लॉन की घास तरोताज़ा होकर पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। घर में आर्यान, अनीका, रूबिया के अलावा कोई नहीं था। जाहिदा चच्ची की खाला जो एक तवील अरसे से अलील थी, इनकी फौत हो जाने की इत्तला पर घर के तमाम अफराद इनके यहाँ गए हुए थे। वो पेशावर के करीबी शहर नौशहरा में सुकून पज़ीर थी, इसलिए रूबिया का ख्याल था कि सबकी वापसी कल शाम से पहले नहीं हो सकती। अलबत्ता डॉक्टर फवाद एक ज़रूरी केस के सिलसिले में क्लिनिक छोड़ने पर तैयार ना थे, सो वो घर पर ही रह गए। यूं भी किसी न किसी मर्द का घर पर होना ज़रूरी था। रूबिया अपनी जॉब से छुट्टी नहीं कर सकती थी और अनीका के लिए अब यूं साल के आखिर में कॉलेज से फरार नुकसानदेह था। आर्यान आप ही ऐसा करते हैं, आज मामा की राजदहानी में तकरीब कारी करते हैं, अनीका पुरजोश अंदाज में बोली। वो तीनों इस वक्त रूबिया अनीका के मुश्तरका कमरे में बराजमान थी। सुबह के 10 बज रहे थे। डॉक्टर फवाद क्लिनिक जा चुके थे। वो तीनों अब इत्मीनान से बैठी काजुओं से लुफ्तंदोज हो रही थी। क्या मतलब? आर्यान ने सवाल किया। रूबिया ने भी भवें उचकाकर अनीका की तरफ देखा। मतलब ये कि इस कदर बोर दिन यूं बैठे बैठे गुजरेगा नहीं, किताबें पढ़ने का अभी वक्त नहीं हुआ, सो किचन में जाकर कोई नया नवेला अनोखा अछूता सा काम किया जाए, कोई स्टाइलिश सी डिश तैयार की जाए, लंच का मसला भी हल हो जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। अनीका ने गोया एक कीमती और मुफ्त मशवरा शेयर किया। पहली बात तो ये कि डियर सिस्टर, हम पढ़ने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता और जिस किस्म की स्टाइलिश डिश आप बनाएंगे, अगर लंच में इससे इस्तेफादा किया गया तो नताइज की हौलनाकी की तस्वीर ही लर्जा देने के लिए काफ़ी है। और आखिरी बात ये कि मामा कह गई हैं फ्रीज में किचन मसाला लगा कर रखे हुए हैं, दिल चाहे तो वो तैयार कर लेना या फिर कबाब तल लेना। रोटी वो सुबह जाते हुए बना गई थी। रूबिया बड़े ठंडे लहजे में बोली, गोया अनीका के कुकिंग के प्लान पर पानी फेर दिया। कभी हो ही नहीं सकता कि ये घर तरक्की कर जाए। जिस घर में मिस रूबिया जैसे डिक्टेटर्स हों, वहाँ जमहूरियत बेचारी क्या मजाल जो दम भी मार सके। अनीका कोफत भरे लहजे में बोली थी। आर्यान अब तक खामोश बैठी थी। इनकी बाहमी गुफ्तगू पर महज मुस्कुराने पर इक्तफा कर रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे हस्बे मामूल अमन आमा के मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया था। रूबिया क्या हर्ज है, कोशिश करने दो, करेगी तो सीखेगी ना। आर्यान ने अनीका की तरफदारी की तो रूबिया खामोश हो गई। गालिबन आर्यान की सुलझी हुई तबीयत के बायस इसने इससे इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं समझा। अनीका ने किचन का अच्छी तरह जायज़ा लिया, सारे कैबिनेट खंगाल डाले और तय पाया कि किचन जिंजर अनीका तैयार करेगी। सलाद और जेली बनाने की जिम्मेदारी रूबिया की ठहरी और स्वीट डिश आर्यान ने अपने ज़िम्मे ले ली थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद जब उन्होंने डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी तैयार की हुई डिशेस रखी तो तीनों ही की भूख चमक उठी थी। 12:30 बज रहे थे। वो तीनों मेज़ के गिर्द बैठ गईं। कितना अच्छा हो जो फवाद भाई भी आ जाएं, अनीका प्लेट अपने आगे रखते हुए बोली। डाइनिंग रूम के दरवाजे से डॉक्टर फवाद ने अंदर झांका। वो शायद अभी अभी आए थे और घर में अपनी फैमिली की अदम मौजूदगी के बायस शीना फुप्पो के पोर्शन की तरफ आ गए थे। आइए भाई, अनीका के बुलाने पर वो अंदर आ गए और आगे बढ़कर अनीका के दाएं तरफ रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गए। लगता है आज किचन को किसी अनाड़ी के हाथ लगे हैं। खूबसूरती से सजी टेबल को देखकर उन्होंने सताइश और शरारत का मिला जुला अंदाज अपनाया। भाई ये फाउल है, अभी आपने कोई डिश चखी भी नहीं है और राय खाने से पहले नहीं देनी चाहिए, बाद में दी जाती है। वैसे आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ एक हाथ का कमाल है, अनीका बोली। नहीं खैर, हमारे घर में अभी कोई इस कदर प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ कि इतना काम तन्हा ही निपटाया जा सके। वैसे इतना तो मैं भी जानता हूँ कि इस टेबल पर मौजूद सबसे मुश्किल डिश तुम ही ने बनाई होगी। फवाद होंज इसी अंदाज में गोया हुए। कौन सी? अनीका का तजस्सुस और इश्तियाक दीदनी था। ये ही जेली। फवाद ने जेली के बाउल की तरफ इशारा किया। अनीका ने नाराज़गी से इसकी तरफ देखा था। काश भाई आप मुझसे चंद दिन छोटे होते, वो दांत कचकचाते हुए बोली हूँ, ताकि ड्राइंग रूम में रखे सारे कुशन मेरे सर मुबारक के मजाज पुरसी कर रहे होते। उन्होंने
चिकन जिंजर प्लेट में निकालते हुए शौक निगाहों से इसकी तरफ देखा था। रूबिया, आप दोनों क्या चुपचाप का रोज़ा रखा हुआ है? फुआद अब रूबिया और आर्यान से मुखातिब थे। इनकी बात सुनकर आर्यान ने कदरे सटपटाकर इनकी तरफ देखा था। उन्होंने भी मुखातिब तो रूबिया ही को किया था, लेकिन इनकी शरारत भरी आंखें आर्यान के सभी रुखसारों पर टिकी हुई थी। नवाला जैसे इसके हलक में अटकने लगा था। इसने सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। रूबिया, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? फवाद आर्यान को मजीद बुखलाने की बजाय रूबिया से बातचीत करने लगा। एकदम फर्स्ट क्लास, इसने जवाब दिया। वो रूबिया और अनीका के साथ खुशगप्पों के दरमियान खाना खाते रहे। आर्यान को उन्होंने मुखातिब नहीं किया। इसने भी चंद नवालों के बाद खाने से हाथ खींच लिया और सर झुकाए बाज़ाहिर अपने हाथों के नाखूनों का जायज़ा ले रही थी, लेकिन इसकी तवज्जो इन्हीं की बातों की तरफ थी। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद डॉक्टर फवाद तो क्लिनिक चले गए, जबकि अनीका अपनी बायोलॉजी की एक बुक उठाकर स्टडी रूम सुधार गई थी। रूबिया और आर्यान ने मिलकर किचन साफ किया और कमरे में आ गई। रैनी, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। रूबिया और वो बेडरूम में बैठी थी। रूबिया के पूछने पर आर्यान के होंठों पर फैली मुस्कुराहट मदूम हो गई। जाने कितने जतनों से वो इस मसनूही मुस्कुराहट को होंठों पर सजाए खुद को जबरन खुश जाहिर करने की कोशिश करती थी। इस दिन अम्मा बी को बताया तो था, अब और क्या बताऊं अपने बारे में? बहुत सादा सी कहानी है। माँ बाप को देखा नहीं, होश संभालते ही रिश्ते की एक खाला के घर में खुद को पाया। खाला ने सगी माँ से बढ़कर प्यार किया और आज से चंद दिन पहले मोहब्बत और खलूस का वाहिद वो आसरा भी मुझसे छिन गया। इस बेईमान दुनिया में अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें बचाने की तगवा दो कर रही हूँ और बस इतनी सी दास्तान है मेरी। तो क्या खाला का और कोई रिश्तेदार भी नहीं था? क्यों नहीं थे? बहुत से रिश्तेदारी के दावेदार पैदा हो गए थे इनके मरने के बाद, इसलिए कि खाला की सारी ज़िंदगी की कमाई 3 कमरों का वो घर है जो मरते मरते मेरे नाम कर गई। वो लोग इस घर की खातिर किसी भी इंतहा तक जा सकते थे, यहाँ तक कि मेरी जान तक ले सकते थे। आर्यान की बात सुनकर रूबिया ने हैरत से देखा। क्या मतलब? क्या इंसानी जान इतनी बेवक्त होती है? इससे भी कहीं ज्यादा हम इंसान महज़ब दुनिया के बासी अपने अंदर के हैवान को सुलाए शराफत का लुबादा पहने खुद को पारसा बनाने और जाहिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब भी अंदर का सोया हुआ हैवान जाग जाए तो ये महज़ब दुनिया जंगल के कानून और तहजीब से भी बेबहरा लगने लगती है। एक तरफ किसी मरते हुए को खून देकर बचाया जाता है तो दूसरी तरफ चंद 100 रुपयों की खातिर, थोड़ी सी ज़मीन की खातिर किसी का खून बहाया जाता है। आर्यान के लहजे में तलखियों का जहर घुला हुआ था। वो दोनों हम उम्र थी, लेकिन तजर्बे में आर्यान इससे कहीं आगे थी। इसने ठोकरें खाई थी, तल्ख हालात के थपेड़े बर्दाश्त किए थे, जज्बात व एहसासात का खून होते देखा था। जबकि रूबिया, जो माँ की नरम गरम आगोश में दुबकी हुई थी, वो दुनिया की तल्ख हकीकतों का मुशाहिदा कैसे कर सकती थी? इसकी सोच इस घर के मकीनों, अपने स्कूल और अपनी जॉब से आगे ही नहीं जा पाई थी। सो वो हैरत का बुत बनी आर्यान की बातें सुन रही थी। रैनी, तुमने क्या सोचा है? अब क्या करना है? यही सोचा है कि किसी ख़वातीन की फलाह व बहबूद के इदारे से रब्ता करूँगी, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी, ज़िंदगी किसी ना किसी तरह तो गुजारनी ही है। आर्यान के अफसुर्दा लहजे में महरूमियाँ चटक रही थी। पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी अम्मा, मामा, हम दोनों तुम्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देंगे। इस घर में जहाँ पहले से इतने अफराद बस रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए जगह नहीं निकल पाएगी? रूबिया जज्बाती अंदाज में बोली तो आर्यान फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, रूबी, मैं किसी के लिए बोझ बनना गवारा नहीं कर सकती। यकीन करो, तुम सब लोग बेहद अच्छे और मुखलिस हो, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। रैनी, तुमने क्या तकलीफ़ दी है हमें? रही बोझ बनने की बात, अगर तुम ज़्यादा महसूस करती हो तो मेरे साथ स्कूल में जॉब कर लो, अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम्हारा बहुत अच्छा गुजारा हो सकेगा। लेकिन प्लीज़ आइंदा इस घर को छोड़ने की बात मत करना। रूबिया के खलूस पर आर्यान की पलकें नम हो गई। उसे लगा जैसे ऊपर वाले ने इसकी खातिर कहीं पड़ाव का मुकाम चुन लिया है।
اس کی آبلہ زدہ روح کو قیام کا اذن مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے روبی، میں سوچوں گی، وہ کسی گہری سوچ کے زیر اثر بولی۔ وقت نے اسے کتنا بے امان کر دیا تھا، کتنا بے وقت کر دیا تھا۔ اس کی ذات تو اب اس کی نظروں میں شاخ سے ٹوٹے ہوئے زرد خشک پتے سے بھی کہیں زیادہ بے مول ہو گئی تھی۔ زندگی ایک بوجھ کی صورت اس کی دھڑکنوں پر مسلط تھی اور اسے یہ بوجھ اٹھانا تھا۔ کالج کا گیٹ عبور کر کے مسرت جہاں فوزیہ کے ہمراہ ان کی طرف بڑھی۔ آج کل پڑھائی زوروں پر تھی اور وجہ تھی فرسٹ سیمسٹر کی تیاری، اس لیے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس ہی غیر حاضری سے اجتناب کر رہے تھے۔ وہ بھی نہایت دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اپنے تعلیمی مراحل طے کرنا چاہتی تھی۔ ذہن کو صرف ایک مقام پر مرکوز کر کے وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانا چاہتی تھی۔ فوزیہ سے ایک دو قدم آگے چلتے ہوئے جو ہی لان کے پاس جانب مڑی، ان کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے فرجاد سے جا ٹکرائی، جو ان سے قدرے فاصلے پر اپنے دوستوں کے ہمراہ گھاس پر بڑا جمان تھا۔ انہیں فوزیہ کے سنگ دیکھ کر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ ایک پل کو انہیں یہی لگا جیسے اس کی منتظر نگاہیں ان کو دیکھتے ہی پرسکون ہو گئی تھیں، اور اب ان کی آنکھوں میں انتظار کی بجائے شوق، تجسس اور جانے کون کون سے جذبوں کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ وہ ایک پل کو نروس ہو گئیں۔ تیزی سے اٹھتے قدم یوں ہلکے پڑ گئے جیسے وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ انہوں نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، لیکن دل ہی دل میں کتنی سوچوں نے یکدم سر ابھارا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس شخص کی معنی خیز نظروں کا سامنا کر رہی تھی، کلاس میں، کلاس سے باہر، لان میں، کینٹین میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے سامنے آ جاتی، اس کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی۔ وہ انہیں یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا جیسے پلک جھپکے گا تو مسرت جہاں کسی الویژن کی طرح غائب ہو جائیں گی، اور اس سمے وہ دنیا و مافیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا۔ وہ بھول جاتا کہ وہ اس وقت تنہا نہیں، اس کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں، مختلف کاموں میں مصروف لوگ، لیکن جن کی نظروں سے کچھ چھپ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، لیکن اگر وہ اسی طرح اپنے موجودہ رویے پر قائم رہا تو مسرت جہاں کے لیے اس کالج میں اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گی۔ اس سوچ کے ذہن میں ابھرتے ہی مسرت جہاں جیسے حواسوں کی دنیا میں آ گئی۔ انہیں اس شخص کی حد درجہ حوصلہ شکنی کرنی ہوگی، صرف اس طرح وہ سکون کے ساتھ اپنا تعلیمی کیریئر بنا سکیں گی۔ انہوں نے فوزیہ کی طرف دیکھا، اپنی سوچوں میں مگن۔ وہ یوں ہی چلتی ہوئی برآمدے کی سیڑھیوں تک آ پہنچی تھی، جبکہ فوزیہ کافی فاصلے پر اپنی مشترکہ کلاس فیلو سعدیہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ رک گئی اور پلٹ کر فوزیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سعدیہ سے ایک دو منٹ بات کرنے کے بعد فوزیہ ان کی طرف بڑھی۔ توبہ ہے مسرت، کیا کوئی بھوت دیکھ لیا تھا؟ فوزیہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، تم تو یوں آگے ہی آگے جا رہی تھی جیسے کوئی تمہارے پیچھے لگا ہو۔ سعدیہ کے آواز دینے پر بھی نہیں رکی۔ خیر تو ہے نا؟ فوزیہ گہری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دراصل میں سر ایاز کا پیریڈ شروع ہونے میں صرف 2-4 منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ ان کا تو پتہ ہے تمہیں کہ دیر سے آنے پر اسٹوڈنٹس کو کلاس میں گھسنے نہیں دیتے۔ مسرت جہاں کو جیسے اپنی غائب دماغی اور گھبراہٹ کا معقول جواز مل گیا۔ سعدیہ یہ ہی تو بتا رہی تھی کہ سر ایاز 3 دن کی لیو پر ہیں، سو آج کا سارا دن بیکار گیا اور تمہاری اتنی عجلت بھی بیکار گئی۔ تو پھر میرا خیال ہے کلاس روم میں جانے سے بہتر ہے یہیں لان میں بیٹھا جائے، مسرت جہاں نے کہا تو فوزیہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ان کے نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ کتابیں گھاس پر ڈھیر کرنے کے بعد وہ دونوں خود بھی بیٹھ گئی۔ مسرت، میں چند دنوں سے تم نے کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہوں۔ یہ تو میں نہیں جانتی کہ یہ تبدیلی مثبت ہے یا منفی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہیں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ فوزیہ بچپن سے لے کر اب تک ان کی واحد دوست تھی، اور دوست بھی ایسی جسے مجاز آشنا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور اس کا یہ تجزیہ بھی کسی حد تک درست تھا کہ وہ چند دنوں سے واقعی ہی ڈسٹرب تھی۔ فوزیہ، مجھے فرجاد ملک کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے معصومیت سے اپنی پریشانی بتائی۔ کیا مطلب؟ کیا وہ
खसूसी तौर पर तुम्हें देखता है। फौजिया मुस्कुराते लहजे में बोली, शायद ये मेरी गलत फहमी होगी, लेकिन इसका मुस्तकिल देखना मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे किस तरह रोकूं। ये कॉलेज है, यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अजीब बात है कि स्टूडेंट्स ने कॉलेज को भी मैरिज हाल समझ लिया है। मुसर्रत जहाँ के एक एक लफ्ज़ में झुंझलाहट जाहिर हो रही थी। गालिबन वो फरजाद मलिक के ऊट पटांग रवैये से तंग आ चुकी थी। अरे मुसर्रत, लकी हो तुम, जानती हो फरजाद मलिक कॉलेज की लड़कियों के लिए हार्ट केक हैं। कितनी ही लड़कियां इसकी चाहत का दम भरती हैं, इसकी एक नज़र पाने को जाने क्या क्या जतन करती हैं, और वो महज जो अपना दामन बचाता रहा है, ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी की तरफ झुका है। यानी तुम्हारा ख्याल है कि मैं इसकी हौसला अफजाई करूं, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि वो मुझे स्टैंडर्डाइज करने पर तुल गया है, शुक्राने के नफल अदा करूं अपनी बदनामी पर। मुसर्रत जहां जले हुए अंदाज में गोया हुई, क्या बहुत बुरा लगता है तुम्हें? वो मेरा इससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि वो मुझे अच्छा या बुरा लगे, मेरे लिए महज वो XYZ है। मुझे चिढ़ होती है इस तरह के लोगों से जिन्हें अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं होता। क्या इसने कोई बदतमीज़ी की है? नहीं, लेकिन इस तरह मेरी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी और मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज़ है। मुसर्रत जहाँ घास की पत्तियाँ नोचते हुए नपे तुले अंदाज में बोली, पता नहीं मुसर्रत क्या वजह है जो वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ है। वो एक महज़िब और शाइस्ता अतवार का मालिक लड़का है, कम से कम इससे ओछी हरकतों की तवक्का नहीं की जा सकती। बहरहाल तुम इसे अवॉइड करने की कोशिश करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे अवॉइड करने से क्या वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? नहीं फौजिया, इसकी आंखों का हतमी अंदाज नहीं देखा तुमने? यूं देखता है जैसे सारी कायनात को तस्खीर कर चुका हो तुम। मुसर्रत जहाँ की बेजारियत अरूज पर थी। फौजिया खामोश रही। इतने में फरजाद से लॉन में खड़ा नजर आया, जो बहुत फुर्सत से उसे ही देख रहा था, और इसका यूं देखना मुसर्रत जहाँ को एक बार फिर चिढ़ा गया। अगले दिन कॉलेज में आते ही गैर इरादे तौर पर इनकी मुतलाशी निगाहों ने वहाँ का जायज़ा लिया था, जहाँ हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ बैठता था, लेकिन आज वो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। पहले 2 पीरियड्स के बाद बाकी का सारा दिन बेकार ही था। आज फौजिया भी नहीं आई थी, वो अकेली थी और शाकिर भाई ने अपने टाइम पर आना था। सो बोरियत से बचने के लिए उन्होंने सोचा कि लाइब्रेरी में वक्त गुजार लिया जाए। इस वक्त बेशतर स्टूडेंट क्लास रूम्स में थे, जो फ्री थे। वो लॉन और में टोलियाँ बनाए गप्पे हाँक रहे थे। वो नज़रें झुकाए बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ गई, लाइब्रेरी में दाखिल हो गई। वसी व अरीज लाइब्रेरी इस वक्त भाएं भाएं कर रही थी। सिर्फ लाइब्रेरियन सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी फासले पर थी। मुसर्रत जहां अभी इसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि सामने रखे बुक रैक के अकब से वो निकलकर इनकी राह में हायल हो गया। एक लम्हे को तो वो इसे अपने सामने पाकर बदहवास हो गई। घबराई हुई नज़रों से उन्होंने इसकी तरफ देखा। इसकी गहरी खामोश निगाहें इनके चेहरे पर टिकी हुई थी, वही बेबाक मोहब्बत भरी आंखें जिनसे मुसर्रत जहां पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहती थी और ना ही इसे करना चाहती थी। मोहब्बत जैसी लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और यह महज अपनी आंखों से जाने क्या क्या पैगाम देने लगा था। और आज इनकी इस मुसलसल खामोशी की शय पाकर वो इनका रास्ता रोकने हिम्मत भी कर चुका था। अगर वो इसे रोक ना पाई तो आने वाला कल किस कदर भयानक हकीकतें लेकर आने वाला था, इस सोच से ही लरज उठती थी। रास्ता छोड़िए हमारा, एक सरसराती हुई आवाज़ इनके हलक से बरामद हुई थी। हकीकतन फरजाद मलिक उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इनकी बात के जवाब में भी फरजाद मलिक टस से मस नहीं हुआ। मुसर्रत जहां, मुझे बस आपके कीमती वक्त के चंद लम्हे दरकार हैं। किस लिए? कुछ डिस्कस करना है आपसे। फरजाद मलिक होंज मुतमईन लहजे में बोला, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझती, बराह करम मेरा रास्ता छोड़िए। मुसर्रत जहां ने अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाते हुए हतमी अंदाज में कहा, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ जो एहसास आपसे मुतल्लिक मेरे दिल के अंदर पनप रहा है, इससे आपको आगाह करूँ। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा, और शायद इसी खुददारी और इतना मजरूह होने के ख्याल से मैंने इतने दिन खुद को रोका। लेकिन जज्बों पर तो किसी का इख्तियार नहीं होता ना।
प्लीज़ फरजाद साहब, लफ्ज़ों की हुर्मत को ज़ाया मत कीजिएगा। कोई ऐसा मुतालबा, कोई ऐसी उम्मीद वाबस्ता मत कीजिएगा जिसका इख्तियार मेरे पास ना हो। मुसर्रत जहाँ फरजाद मलिक के रूबरू बोल रही पड़ी, वो कुछ जान गई थी कि फरजाद मलिक के अगले जुमले क्या होंगे, इसीलिए उन्होंने इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। लेकिन शायद फरजाद मलिक के लिए अपने महसूसात पर बंद बांधना अब नामुमकिन हो गया था। मैं मानता हूँ कि जज्बों को मुश्तहर करना उन्हें वक़्त देने के मुतरादिफ है, लेकिन मोहब्बत के आगे इंसान एक मुकाम पर इतना बेबस हो जाता है कि इसे जज्बों के इजहार की ज़ुबान देनी पड़ती है। और आज आपके सामने मैंने अपने जज्बों को भी इजहार की ज़ुबान दे दी है। अब आपके इख्तियार में है, खुद इन जज्बों को अपने दिल में बसा कर मुतबर कर दें, ख्वाह ठुकरा कर बेतौकीर कर दें। लफ्ज़ साथ छोड़ गए थे या फिर ज़ुबान फरजाद मलिक खामोश हो गया। मुसर्रत जहाँ की साख्त आंखें फरजाद मलिक के वजीहा चेहरे पर टिकी हुई थी। इसकी आंखों में मासूम इल्तिजाएं और मोहब्बत का सच उम्मीदें बनकर चमक रहा था। मुसर्रत जहाँ के लिए ये लम्हे जैसे हैरत का एक बहरे पैकरा थे। इनके लबों पर खामोशी का कुफल लगा हुआ था और आंखें हया से झुकने लगी थी। मुसर्रत जहाँ, आज आपका कॉलेज में पहला दिन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। दीगर सरगर्मियों में शमूलियत हमें अच्छी नहीं लगती। इसे आप हमारी नसीहत, तनबीह या फिर हुक्म जो चाहे समझ लें कि अपने ख्वाबों की तकमील में हमारी इज़्ज़त व हुर्मत का खून मत कीजिएगा। जिस बेदाग पोशाक में मलूस हैं आप, इस पर हम जिल्लत का कोई छींटा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक कूंदता हुआ लहजा इनकी समात के नहा गोशों से निकला और एक पल के अंदर अंदर इनका सारा वजूद जैसे किसी अनदेखे हसार में मुकीद हो गया। इनकी झुकी हुई पलकें इन्हें तो कि फरजाद मलिक इनकी आंखों में एक लम्हा ना झांक सका। इनकी नरम आंखें अजीब सी सख्ती लिए हुए थी कि फरजाद मलिक को लगा इन संगलाख चट्टानों जैसी सख्ती वाली आंखों के आगे इनकी आंखें में सजने वाले ख्वाब कोई हैसियत नहीं रखते। नहीं फरजाद साहब, जो रास्ता आपने मुंतखब किया है, मैं इस रास्ते पर चलना तो क्या इसके मुतालिक सोच भी नहीं सकती, लेकिन आप इस इस्तदा है कि मेरी राह में इस तरह हाइल होकर बार बार मेरे सामने आकर मेरी शख्सियत को मजरू मत करें। इनका लहजा सख्त सही, लेकिन फरजाद मलिक को इन लफ्ज़ों के पीछे छुपा खौफ नज़र आ गया था। वो जानता था कि बाज़ाहिर पत्थर की तरह सख्त नज़र आने वाली लड़कियां मोम से भी कहीं ज़्यादा नरम नाजुक होती हैं। हालात की हल्की सी तमाज़त उन्हें पिघलाने के लिए काफ़ी होती है। और मुसर्रत जहाँ तो इसकी गुलशन ने दिल का वाहिद गुलाब थी, वो कि ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि ये गुलाब मुरझा जाए। मुसर्रत जहाँ, आज आप ये सोचकर खौफजदा मत हों कि आपके इनकार की सूरत में यहीं किसी किस्म के ओछे कंडों पर उतर आऊँगा। आपकी इज़्ज़त व हुर्मत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। आपको इख्तियार हासिल है इकरार का भी, इनकार का भी, लेकिन इनकार की सूरत में बस इतनी इजाज़त मुझे दीजिएगा कि मैं आपको देख सकूं। ये याद रखिएगा कि कभी आपसे सामना हुआ तो दिल के हाथों मजबूर होकर मेरी नज़रें आपके चेहरे का तवाफ़ ज़रूर करेंगी। आप मुझे इससे मत रोकिएगा। मैं कभी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा और ना ही मेरे किसी अमल से आपको किसी किस्म की परेशानी होगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी मैं आपके सामने आऊं तो इन खूबसूरत आंखों में हकारत और इस सभी पेशानी पर नागवारी नहीं आने दीजिएगा। के मोहब्बत करने वालों की खुददारी मजरू होती है। फरजाद मलिक अपनी बात कहकर रुका नहीं, हवा के झोंके की तरह लाइब्रेरी के दरवाजे से बाहर निकल गया। मुसर्रत जहाँ की आंखों के सामने दरवाजे का खाली फ्रेम था जहाँ से अभी अभी वो गया था। उन्होंने गिलास वाल के पीछे बैठी लाइब्रेरियन की तरफ देखा था जो अपने ऑफिशियल काम में मसरूफ थी। वो बेदम से कदमों से चलती करीबी कुर्सी पर ढहसी गई थी। कौन सी किताब और कहाँ का मुतालिया, दिमाग की सारी सलाहतें जैसे चौपट हो गई थी। ज़िंदगी का एक अनोखा तजर्बा हुआ था। आज उन्हें एक शख्स इनसे शदीद मोहब्बत का दावेदार था। क्या हकीकी रिश्तों के अलावा कोई अजनबी भी आपसे इस कदर मोहब्बत का दावा कर सकता है? फिल वक्त वो फरजाद मलिक के बारे में कोई राय कायम करने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी। कॉलेज में दाखिल होते ही कुछ फासले पर फरजाद इनको नज़र आ गया। वो एक दरख्त से टेक लगाए तन्हा खड़ा था और इसकी नज़रें
बड़ी बेकरारी से गेट पर जमी हुई थी। इन्हें आते देखकर वो जैसे पुरसकून हो गया था। मुसर्रत जहां ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और फिर हस्बे मामूल सर झुकाए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। मुसर्रत, 1 मिनट बात सुनिए, बहुत धीमे अंदाज में वो बोला था। उन्होंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। वो इनके बहुत नज़दीक खड़ा था। एक नज़र चारों तरफ डाली। उन्हें यही लगा जैसे इर्द गिर्द मौजूद सब लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हैं। सब लोगों की निगाहों में इनके लिए तमस्खर है, तंज है। दो मैनी नज़रें उन्हें अपने चेहरे पर चुभती हुई महसूस हुई, लेकिन कल की तरह आज वो इसे इग्नोर ना कर सकी। शायद दिल में कोई चोर बैठा था जो हुक्म चला रहा था और वो इसकी बात मानकर कुछ ना बोली। जी, उनके हलक से बरामद हुआ। मुसर्रत, आप परेशान दिखाई दे रही हैं, क्या बात है? इसके लहजे में अपने लिए परेशानी महसूस करके वो पहली बार इसके सामने मुस्कुराई थी और फरजाद मलिक धूप छाँव का ये रूप देखकर जैसे बिल्कुल ही दीवाना हो उठा था। गिली गिली समील सी आंखें और कलियों जैसे नाजुक होंठ, आंसुओं और मुस्कुराहट का मिला जुला इम्तिजाज। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने मुख्तसर सा जवाब देकर कदम आगे बढ़ाने चाहे। मुसर्रत जहान, क्या आज आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगी? इनकी मुस्कुराहट और जवाब से इसकी हिम्मत बढ़ी थी। मुसर्रत जहां ने इसके चेहरे की तरफ देखकर बेरिया पुरखलूस मोहब्बत भराया चेहरा, क्या इसका बातन भी इतना ही बेरिया और मोहब्बत भरा है? वो सर झुकाए इनके जवाब का मुंतजिर था। वो इसके मुतल्लिक सोच रही थी। आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसने इस्तफसार किया। पहले 2 पीरियड्स के बाद मेरे पास कुछ टाइम है। टाइम के बाद मैं कहीं नहीं जा सकती, वो कहकर आगे बढ़ गई। 2 पीरियड्स गुजरने के बाद जब वो अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकली तो फरजाद मलिक उन्हें अपना मुंतजिर मिला। मुसर्रत जहां ने चादर से अच्छी तरह अपना वजूद छुपा रखा था। इसके पीछे बाइक पर बैठते हुए मुसर्रत जहां के दिमाग ने एक बार फिर एहतजाज किया था, लेकिन दिल के आगे इसकी एक ना चल सकी। फरजाद मलिक बाइक चला रहा था, लेकिन इसे यूं लग रहा था जैसे आज से हवाओं में उड़ रहा है। जिस चेहरे के खदोखाल ने पिछली बहुत सी रातों को इसे नींद से महरूम रखा था, जिस पैकर को तराशते तराशते इसकी सोचें, इसका तखील लहू लहू हुआ था, इसके बिल्कुल करीब बरा जमान था। इसके वजूद की धीमी धीमी आंच आज फरजाद मलिक के वजूद व रूह में मुसर्रतों की बर्फ़ पिघला रही थी। मोहब्बत की हरारत मिल रही थी और इसे यूं लग रहा था जैसे सदियों से वो नफ़रतों के सर्द खानों में रहता रहा था। आज जहां मोहब्बत ने कभी झांक कर ना देखा था, और आज मोहब्बत खुद चलकर इसके पास आ गई थी। सारी तशनगियों का, सारी रियाजतों का समर इसे मिल गया था। इसका दिल चाहा ये सफ़र सारी ज़िंदगी पर मोहित हो जाए। ये मानूस खुशबू इसके वजूद से उठ रही है। तमाम उम्रें मैं इसी खुशबू के इसहार में रहूं। धड़कनें रुक जाएं, वक्त थम जाए, कायनात ख़त्म हो जाए, लेकिन खुशबू मुझसे दूर ना हो। और मुसर्रत जहां की सोचें एक अलग ही मंजर में उलझी हुई थी। जिस शख्स के संग हम कदम हम सफ़र रहने का उन्होंने फ़ैसला किया था, क्या वो इनके ख़ानदान के लिए काबिल कबूल होगा? पहले तो उन्होंने हर तरह खुद को इस राह पर चलने से रोका था, और जब वो इस राह पर चल पड़ी थी तो अब भी हो जाता तो उन्होंने एक कदम पीछे नहीं हटना था। बाइक रुक गई तो वो भी जैसे सोचों के भंवर से निकल आईं। वो दोनों एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। वो सुबुक रुई से मुसर्रत जहां के कदम से कदम मिलाए रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। मोहब्बत का हमसफ़र होना इंसान को कितना मुतबर और खुद एतमाद बना देता है, ये कोई इस वक्त फरजाद मलिक के हसरत आशना दिल से पूछता। निस्बतन तारीख गोशे में रखे टेबल पर वो दोनों आमने सामने बैठ गए। फरजाद मोहब्बत पाश नज़रों से मुसर्रत जहां के सभी चेहरे को देख रहा था, और मुसर्रत जहां के रुखसार शिद्दत हया से तमतमा रहे थे। एक अनोखी कसक, अनोखी लज्जत सी उन्हें अपने रग व पे में सरायत करती महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ अनजाने खदशों और वाहमियों से इनका कमज़ोर सा दिल घबरा भी रहा था। मुसर्रत, कहने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनकी अदायगी मेरे जज्बों के इजहार को तमानियत बख्शे, के तमाम अल्फाज महज आमियाना और सतही से लग रहे हैं। बहरहाल मैं
نہ تو خود الجھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کو الجھانا چاہتا ہوں۔ محبت کے رستوں پر سفر کرنے والوں کو زندگی کا ساتھی بن جانا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ فرجاد مسرت جہاں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، سر اٹھائے اس کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ تو سراسر ان کا تھا، لیکن شریک زندگی چننے کا اختیار ان کے والدین نے انہیں نہیں دیا تھا، یہ حق اماں بھی اور ابا میاں کا تھا۔ میں اس بات کا فیصلہ تنہا کیسے کر سکتی ہوں؟ میری زندگی کا فیصلہ اماں بھی اور ابا میاں کریں گے، وہ پرسوچ انداز میں بولیں۔ مسرت جہاں، رشتے زندگی کی خوبصورتی ضرور ہیں، لیکن انہیں کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کی زندگی صرف آپ کی ذاتی ہوتی ہے، دوسرے جس طرح اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی اس کا مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ اپنے بارے میں آپ سے بہتر کوئی سوچ سکتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ بھی تو ہمارے لیے برا نہیں سوچتے۔ انہیں زندگی گزارنے کے بعد ایک مستند تجربہ حاصل ہوتا ہے، وہ جان دیدہ ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، محبت، توجہ، سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کریں؟ مسرت جہاں، شاید اس مسئلے میں کہیں آپ سے بحث نہ کر سکوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان رشتوں کا مان اعتبار محبت بھرے دامن میں نہیں ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ الحمدللہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی ان کمیوں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں سیلف میڈ انسان ہوں، شاید یہی وجہ ہے کہ میری قوت فیصلہ آپ سے کئی زیادہ ہے۔ رشتوں کی محبتیں زبان کو نہایت ہی بزدل اور کمزور بنا دیتی ہیں۔ دل ان محبتوں کے کھو جانے کے ڈر سے اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کیے رکھتا ہے، لیکن ان رشتوں کی چھاؤں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ فرجاد ان رشتوں سے ناواقف ضرور تھا، لیکن ان سے منسلک جذبوں اور احساسات سے عاری نہیں تھا۔ مسرت جہاں کے سامنے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولا تھا کہ وہ سیلف میڈ ہے، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ کسی اپنے کے زیر بار نہیں ہے۔ اب آپ اکیلے ہیں، مان لیا، لیکن کیا کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ اس دنیا میں آپ کے بھی اپنے ہوتے؟ مسرت جہاں کے لہجے میں اس کے لیے عجیب سی نرمی اور مٹھاس آ گئی تھی۔ نہیں، یقین کیجئے مسرت جہاں کہ میں نے زندگی کو سسکتے دیکھا ہے، ایک روٹی کی خاطر کتوں کی طرح جھگڑتے انسانیت کے علم بردار دیکھے ہیں۔ میرا بچپن فٹ پاتھ کو ماں کی گود سمجھ کر وہیں روتے بسورتے سوتے جاگتے گزرا۔ پتھر کی سل پر سر رکھ کر ماں کی نرم آغوش کا تصور کرنا بھی ایک عیاشی ہے۔ لوگوں کے جوتے صاف کرتے ہوئے، جھڑکیاں کھاتے ہوئے کبھی میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ آخر میرا اپنا کوئی کیوں نہیں؟ ہاں، ذہن میں یہ تصور ابھرتا تھا کہ میں نے بغیر سہارے کے زندگی کو سمجھ کر جینا ہے، اور آج دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہوں۔ 3 کمروں کا فلیٹ میرا ذاتی ہے، بہت اعلیٰ نہ سہی، لیکن زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ ہے۔ میں نے تعلیم بھی اپنے بل بوتے پر حاصل کی اور آج اس قابل ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ سکوں۔ فرجاد کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور کسی جھیل کی سطح کی طرح پرسکون تھا۔ مسرت جہاں دم بخود اس کی داستان حیات سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ کہیں اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ہاں، لیکن اب احساس ہوتا ہے کسی بہت بڑی کمی کا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف ایک میرا اپنا ہو، جسے پانے کے بعد کوئی درد، کوئی محرومی میرے قریب نہ آ سکے۔ فرجاد ملک کی لو دیتی آنکھیں مسرت جہاں کو تک رہی تھی، اور پہلی بار انہوں نے اپنے اوپر ناز کیا تھا۔ فرجاد ملک جیسی شخصیت، اس جیسا انسان ان کے ہمراہی کے خواب دیکھ رہا تھا۔